यस बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा मैंने जो नया लेसन स्टार्ट करवा रखा है वो हमारा लेसन है दिस वन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर मैंने आपको जो डिस्कवरीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो स्टार्ट करवा रखा है। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि भाई कैसे करके हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हमने पढ़ा था, क्या क्या एक्सप्लेनेशन वहां पे हुई थी, कैसे करके इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था, वो सारी बातें हमने पढ़ी थी। अगर आपको याद होगा, मैं थोड़ा रिकैप करवा लेता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी ये मैंने बोला था कि 19th सेंचुरी के एंड में सर जे थॉमसन हो गया, उनके साथ में जो दूसरे साइंटिस्ट थे लाइक विलियम क्रुक्स हो गया या साथ में उनके जूलियस प्लकर हो गया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था और जो बहुत ही पॉपुलर हुआ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि भाई जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें एक तरफ कैथोड है, दूसरी तरफ एनोड है, कि कैथोड से लेकर के रेगुलरली एनोड की तरफ रेज निकलती हैं। जब हम उसे कंटेनर के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को लेते हैं तो वो आयोनाइज हो जाती है और वहां से रेज निकलती हैं, कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जाती हैं। और जो रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये कंफर्म हुआ कि जो कैथोड रेज होती है वो अपने आप में नेगेटिवली चार्ज होती हैं। और जो रेज यहां से बाहर निकल रही थी, मतलब यहां से एनोड की तरफ जा रही थी, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसे बोला गया, और वो जो स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्हें नाम दिया, उनके ऊपर ये कंफर्म हुआ कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उनके अंदर डिफ्लेक्शन था। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इवन हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे पास कैथोड रेज हैं, चाहे वो उस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस ले रखी है, लेकिन जो E/m का रेशियो होता है एवरी एन ईच कैथोड रेज के लिए क्या बनेगा, सेम बनेगा, चाहे हम कौन सी गैस या कोई भी गैस इस कंटेनर के अंदर हम ले रहे थे। ठीक है बेटा। और जो E/m की वैल्यू जो निकली थी वो आपको बताया था, दैट वाज 1.75 इंटू 10⁻11। ठीक है, इतना कूलाम पर केजी लिया था। और ध्यान रखेंगे, ये तो था बेटा हमारे पास कैसे करके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेट अस मूव टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअल में क्या था कि जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो क्रुक्स थे या प्लकर थे या थॉमसन थे, उनके दिमाग में इतना आइडिया नहीं आया कि भाई यहां से अगर कैथोड से एनोड की तरफ कोई रेज निकल रही है तो एनोड से भी कोई रेज कहां आ रही होंगी, टुवर्ड्स कैथोड। ये उनके दिमाग में नहीं आया। और ये माना जाता है कि 1859 के लगभग जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था वो क्रुक्स प्लकर ने दिया था, उस टाइम पे दिया था। और उसके बाद 1886 में गोल्डस्टीन आई, और गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। और प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया, उन्होंने सेम ये डिस्चार्ज ट्यूब को लिया और इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक स्मॉल सा चेंज क्या किया कि अब जो कैथोड उन्होंने लिया था उस कैथोड को उन्होंने बोला परफोरेटेड कैथोड, मतलब उस कैथोड में होल्स बना दी। और कैथोड में होल्स बनाने के बाद यह देखा गया कि कैथोड के बिहाइंड, पीछे की तरफ जो ग्लास रॉड थी, उस ग्लास रॉड के ऊपर जो इधर से एनोड रेज थी वो एनोड रेज आ रही थी, वो स्ट्राइक कर रही थी। यहां से कैथोड रेज एनोड की तरफ जा रही थी और एनोड रेज जो थी वो एनोड की तरफ से किसकी तरफ आ रही थी, कैथोड की तरफ आ रही थी। और वो जो एनोड रेज थी उनको पॉजिटिव रेज भी बोला गया, उनको कैनाल रेज भी बोला गया। तो ये कंसेप्ट यहां पे किसने दिया, E/m, या ये कंसेप्ट जो दिया क्या कहते हैं कि गोल्डस्टीन ने दिया। और जो E/m का रेशियो बना, अगर मैं इसकी बात करूं इन द केस ऑफ प्रोटॉन, तो यहां पे ये डिपेंड करता है गैस के नेचर के ऊपर कि कौन सी गैस कंटेनर के अंदर ले रखी है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ले रखी है। उसके कारण जो E/m का रेशियो है वो अलग आता है, सेम नहीं आता है। हर एक गैस के लिए वो अलग अलग आएगा। कैथोड रेज में तो हमने बोला कि सेम आता है, लेकिन एनोड रेज में E/m का रेशियो क्या आता है, डिफरेंट आता है। कैसे करके वो डिफरेंट आ रहा है और एनोड रेज के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, क्या कैथोड जो एनोड की प्रॉपर्टी सेम बनती हैं,
ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो देखते हैं बेटा, हमारे पास टॉपिक आया दिस वन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन लिखूंगा मैं, या यहां लिखूंगा डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज और कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज। ठीक है बेटा, दिस इज द कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। और यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उस डिस्चार्ज ट्यूब को यहां ड्रॉ करता हूं, तो ध्यान देंगे आप। ये बेटा ऐसे बनाया गया, इधर वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव वाला है, इधर पॉजिटिव वाला है। इसे लिखूंगा मैं दिस वन परफोरेटेड कैथोड, यहां लिखूंगा टू वैक्यूम टू रिड्यूस द प्रेशर। ठीक है बेटा, यहां भी ध्यान रखेंगे कि प्रेशर को कहां तक ले गए थे, 10⁻⁻4 एटीएम हो गया। और जो वोल्टेज था ये अप्रोक्स 10⁻, हाँ ठीक है, और जो वोल्टेज था वो 10⁻4 वोल्ट इतना लिया था। व्हाट द कंसेप्ट। और ये हमारे पास दिस वन, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो यहां से देखा गया कि यहां से ये रे जो यहां से हैं, यहां से आगे निकल रही हैं और ये यहां से आगे इसको पार करते हुए आगे निकल रही है। ठीक है बेटा, ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। जो रेज एनोड से आ रही हैं और कहां जा रही, टुवर्ड्स कैथोड, उनको ही एनोड रेज बोला गया, उनको ही कैनाल रेज बोला गया। दीज आर, ये जो रेज आ रही हैं, दीज आर कैनाल रेज और एनोड रेज और पॉजिटिव रेज। ठीक है बेटा, और यहां से भी इधर जा रही थी, ये वाली जो रेज यहां निकल रही है, ये कौन सी थी, दीज आर कैथोड रेज। कैथोड रेज अपने आप में कैसी होती हैं, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे आप। अब मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन की डिस्कवरी या ये जो एक्सपेरिमेंट किया वो गोल्डस्टीन ने किया। कब किया, 1886 में किया। ठीक है बेटा, क्या ये एक्सपेरिमेंट क्या था कि यहां पे जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने एक स्मॉल सा चेंज किया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। इन्होंने जो कंसेप्ट पहले दिया गया था कि भाई ऐसा करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस करके 10⁻⁻4 एटीएम तक ले जाते हैं, एंड जो इसके अंदर वोल्टेज था, हाई वोल्टेज 10⁻4 वोल्टेज वो अप्लाई किया। इन्होंने एक स्मॉल सा चेंज किया कि जो यहां कैथोड था उस कैथोड को परफोरेटेड कैथोड बना दिया।
इसके अंदर होल्स बना दी। मैं इसे चाहूं तो इसे ऐसा ना बना करके, मान लो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे होल बना दूंगा मैं, ऐसे करके होल बना दूंगा, और ये होल से पास करके इधर क्या आ रही है, इस तरफ क्या आ रही है, कैथोड रेज, एनोड रेज इधर आ रही है। इस परफोरेटेड कैथोड को पार करके इधर आ रही है कैनाल रेज, एनोड रेज या पॉजिटिव रेज। लेकिन इसके अपोजिट में जो इधर जा रही है वो अपने आप में कौन सी रेज होंगी, इनको कैथोड रेज नाम दिया गया। बहुत क्लियर है बेटा। अब कंसेप्ट क्या है, यहां ऐसा क्यों बोला जाता है कि भाई जो एनोड रेज हैं इनके लिए जो E/m की वैल्यू है वो डिफरेंट गैस के लिए क्या आती है, डिफरेंट आती है। ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड। तो जैसे बेटा मैंने बोला था कि हाइड्रोजन होगा, इसके अंदर आपने क्या किया, हाइड्रोजन को लिया, तो क्या करेगा भाई, हाइड्रोजन H+ आयन में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अगर मान लो यहां नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या करेगा, N+ आयन में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस कर दिया। अगर ऑक्सीजन है तो ये क्या करेगा, O+ आयन में चला गया और इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो जितने भी सारे ये यहां पे निकले हैं तो ये सभी के सभी अपने आप में इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, जो मास होगा, हर एक केस में क्या आएगा, सेम आएगा बेटा। व्हाट द कंसेप्ट। अगर E/m की अगर मैं बात करता हूं, चार्ज बाय मास की अगर मैं बात करता हूं, जिसे हम एक नाम और भी देते हैं, चार्ज बाय मास को एक नाम और भी बोला जाता है, इसे बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। और ये जो स्पेसिफिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के केस में ये क्या रहता है, सेम रहता है। जिससे कि अगर आपको ध्यान होगा मैंने बताया था सिंपली 1.75 इंटू 10⁻⁴ कितना बताया था, 11 बताया था, इतना कूलाम पर क्या बता दिया बेटा, केजी बता दिया। ठीक है बेटा। लेकिन अगर मान लो हम क्या करते हैं, यहां इस प्रोटॉन की अगर बात करें, मतलब अगर मैं एनोड रेज की अगर बात करूं तो यहां H+ आयन बना, यहां N+ आयन बना, और यहां क्या बन गया बेटा, O+ आयन बना। तो मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन एक होता है और नाइट्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो 7 प्रोटॉन्स होते हैं, और ऑक्सीजन में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे हमारे पास जो मास बनेगा, चार्ज तो भाई देखो चार्ज तो सेम रहेगा, चाहे एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, और जहां या मैं बोलूं कि पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी है तो चार्ज ही है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं तो यहां पे क्या लिख रहे हैं, माइनस करके 1.60602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम लिख रहे हैं। और अगर आप यहां चार्ज लिखेंगे, अगर मान लो आप पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्लस लिखेंगे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज तो भाई सेम है, चार्ज में कोई भी चेंज नहीं है, केवल इनका मैग्नीट्यूड, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का। चार्ज का नेचर अगर देखें तो ये पॉजिटिव का है, ये क्या नेगेटिव का, लेकिन ये चार्ज बराबर है। ये मैथमेटिकली हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यहां पे मैथ अप्लाई नहीं करेंगे कि भाई प्लस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 बड़ा है या माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 बड़ा है। यहां उसका कंसेप्ट नहीं है। यहां तो आपको ये देखना है कि चार्ज, जो प्लस का चार्ज है और माइनस का चार्ज है, दोनों क्या है, बराबर के हैं। अगर ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो उस कंडीशन में जाकर के आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या है बेटा, ये प्रोटॉन है और ये हमारे पास H+ आयन है, ये N+ आयन है, ये O+ आयन है। इन सभी के अंदर जो प्रोटॉन्स है वो प्रोटॉन्स क्या है, अलग अलग प्रोटॉन्स है, इसलिए मास भी इन सभी के अंदर क्या बनेगा, अलग बनेगा। अगर मास अलग बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो E/m की अगर मैं बात करूं, अगर मान लो अब हाइड्रोजन के केस में इसे निकालें तो चार्ज तो कितना आ गया, 1.602 इंटू 10⁻⁻19, और यहां पे क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे। किसका मास लिखेंगे भाई, इस प्रोटॉन का मास लिखेंगे। जो प्रोटॉन कहां से आया, हाइड्रोजन ने जब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, मतलब हाइड्रोजन गैस से प्रोटॉन निकल रहा है, और अगर मास लिखेंगे तो यहां प्रोटॉन का मास लिखेंगे। और प्रोटॉन कितना प्रोटॉन है, इसमें एक प्रोटॉन है तो उसका मास लिखेंगे। लेकिन यहां भी लिखेंगे, नाइट्रोजन के केस में भी प्रोटॉन का मास लिखेंगे, लेकिन कितने प्रोटॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स इसके अंदर बेटा 7 हो गए। यहां प्रोटॉन्स लिखेंगे लेकिन कितने प्रोटॉन्स हो गए, 8 हो गए। दैट्स व्हाई आपको ध्यान होना चाहिए
कि जैसे डिनोमिनेटर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो E बाई एम की वैल्यू क्या होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी। E बाई एम अगर मान लो मैं हाइड्रोजन की बात करूं या H प्लस आयन के लिए अगर बात करें तो केवल कितना आएगा यहाँ पे, मास 1.6। और अगर मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन के केस, N प्लस आयन के केस में अगर देखें तो 7 और प्रोटॉन का मास, इसका मतलब ये वैल्यू और कम होगी, ऑक्सीजन में और ज्यादा कम होगी। गॉट द कंसेप्ट बेटा। इसलिए डिफरेंट गैस के लिए जो E बाई एम की वैल्यू आती है वो क्या आती है, डिफरेंट आती है। बहुत क्लियर है बेटा, इतना समझ में आ गया, यस एंड नो। अब हम यहां पे जो हमारे पास एनोड रेज हैं या जो कैनाल रेज हैं या पॉजिटिव रेज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या बनती हैं, उन प्रॉपर्टीज को या इनका नेचर कैसा, उस नेचर को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेचर ऑफ द एनोड रेज और कैनाल रेज। चलते हैं भाई, यहां हम क्या करते हैं, इसके नेचर को डिफाइन करते हैं। तो यहां लिखा बेटा हमने, अब लिखेंगे हम नेचर की बात करते हैं। तो अगर मान लो यहां मैं लिखूं नेचर ऑफ एनोड रेज, तो एनोड रेज का जो नेचर है वो नेचर अगर मैं आपको बोलूं तो जो कैथोड रेज का नेचर था उसके लगभग ही है, उसके जैसा ही है। कुछ चेंजेस हैं, कुछ डिफरेंसेस यहां पे हैं। तो ध्यान देंगे कि जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर ये कैथोड रेज के जैसा इसका नेचर है तो क्या बोलेंगे, द फर्स्ट वन मैं लिखूंगा कि ये लिखिए कि इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। ये क्या करता है, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ये भी ट्रेवल करता है, ठीक है बेटा। या यहां लिखूंगा सेकंड वन, इट कास्ट शेडो। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट, अगर मान लो किसी मेटल ऑब्जेक्ट को आपने इसके सामने रख दिया तो उसकी क्या बनेगी, शेडो बनेगी। बहुत क्लियर है, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। या थर्ड वाला पॉइंट लिखूंगा, दिस वन सिमिलरली इट हैज हीटिंग इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है बेटा, हीटिंग इफेक्ट होता है। बहुत क्लियर है। चौथे वाला जो पॉइंट है वो डिफरेंस वाला पॉइंट क्या बनता है कि जो हमारे पास एनोड रेज हैं उसके लिए एनोड रेज के अंदर अगर हम क्या करते हैं, इफ वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड और एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने के कारण यहां पे क्या होगा, हैविंग टेंडेंसी टू शो, इनके अंदर भी क्या होना है बेटा, डिफ्लेक्शन होना है। क्या होना है, ध्यान से सुनो कि जो हमारे पास एनोड रेज हैं दे आर हैविंग टेंडेंसी टू शो द डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन कहां बनता है इनका, ये समझने वाला काम है कि अगर भाई हम यहां पे क्या करें, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लेट को लगा दें, मान लो यहां हमने क्या लगाया, पॉजिटिव, और यहां हमने क्या लगा दिया, यहां हमने नेगेटिव लगा दिया। अब अगर मान लो यहां से हम क्या करते हैं, एनोड रेज को पास करवाते हैं, तो जो एनोड रेज होती हैं वो किसकी तरफ बेंड होती हैं, दे बेंड्स टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स। ये अपने आप में क्या है, इनको हमने क्या बोला, दीज आर एनोड रेज। और ये एनोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ क्या हो रही है, बेंड हो रही है। इसका क्या मतलब है, इफ वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे शो डिफ्लेक्शन। और अगर इनके अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन कहां होता है, किसकी तरफ होता है, मैं लिखूंगा टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट्स। अगर ऐसा हो रहा है, व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, यहां से क्या ऑब्जर्वेशन बनी कि दे हैव, हम लिखेंगे बेटा दे हैव पॉजिटिव चार्ज या दे आर पॉजिटिवली चार्ज। वो अपने आप में क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो रहा है, उनके अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा। ठीक है बेटा। ये अगला पॉइंट अगर मैं आपको लिखूं, दिस वन, यहां पे अगर मैं बात करूं E बाई एम की अगर बात करें तो E बाई एम फॉर
different gases are different। जो E/m का रेशियो बनता है ये डिफरेंट गैस के लिए क्या बनता है, डिफरेंट बनता है, ठीक है। और यहां लिखूंगा, अगला पॉइंट मैं लिख देता हूं, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस which is taken in the discharge tube। जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस ले रखी है ये क्या करेगी, उसके नेचर के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के लिए अलग होगा तो नाइट्रोजन के लिए अलग होगा तो ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, E/m का रेशियो जो बनेगा। और क्या बोला कि डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट हो रही है और ये किस पर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम यहां पे E/m का रेशियो निकालें, देखो आप, अगर हम E/m का रेशियो निकालें तो क्या होना है, यहां हमारे पास मैंने आपको अभी कंसेप्ट दिया था कि जैसे हाइड्रोजन हो गया H+ आयन हो गया, जैसे N+ आयन हो गया, O+ आयन हो गया, ठीक है। ये सभी के सभी क्या करें, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। लाइक दिस वन, ये O था, ये N था और ये H था। अगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इनके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो चार्ज का मतलब क्या हुआ, अगर आप स्पेसिफिक चार्ज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्पेसिफिक चार्ज निकालते हैं, या जिसे सिंपली आप चार्ज भी बोल रहे हैं, E/m जिसे लिखा या Q/m जिसे आपने लिखा। अगर मान लो मैं हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि हाइड्रोजन अपने आप में सबसे लाइटेस्ट क्या है, एलिमेंट है। अगर हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है मतलब इसके पास केवल एक ही प्रोटॉन है। अगर एक प्रोटॉन है तो क्या करेंगे बेटा, E/m निकालने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं बोलूंगा, यहां पे जो चार्ज है वो चार्ज बनेगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बनेगा। और यहां क्या करेंगे, मास लेंगे। मास किसका लेंगे, इसके अंदर सबसे कम जो प्रोटॉन है वो किसमें है, हाइड्रोजन के अंदर है। दैट्स वाई यहां जो वैल्यू बनेगी, प्रोटॉन का जो मास बनेगा 1.672 इंटू 10⁻⁻, का कितना बनेगा 27 kg। जब आप बेटा इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हुए ये वैल्यू आती है 9.58 इंटू 10⁻, और 7 आ जाता है यहां पे, इतना कूलम पर क्या आ जाएगा बेटा, kg आएगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पे एक 7th नंबर का पॉइंट लिख दूं तो मैं बोलूंगा द E/m और चार्ज बाय मास रेशियो फॉर एनोड रेज smaller than the E/m ratio of cathode rays। Got the concept? कैथोड रेज के अंदर जो वैल्यू बताई थी 1.75 इंटू 10⁻, कितना बताया था, इट जस्ट इक्वल टू 11, इतना कूलम पर क्या बताया था, केजी बताया था। Got the concept? तो यहां 10⁻7 आ रहा है और यहां 10⁻ कितना था, 11। दैट्स वाई जो E/m बना वो एनोड रेज के लिए क्या बना, एनोड रेज के लिए वो वैल्यू क्या बन गई, दिस वन स्मॉलर देन दैट ऑफ द E/m ऑफ द कैथोड रेज। ऐसा भी क्यों है, अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखो आप कि भाई ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो यहां हमने कितनी वैल्यू ली थी, अगर आपको ध्यान होगा 9.1 इंटू इलेक्ट्रॉन के केस में, कैथोड के केस में 9.1 इंटू 10⁻31 kg लिया था। तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, 10⁻, कितना है, 27 है, और वहां 10⁻37 था। इसलिए जो हमारे पास कैथोड रेज के लिए E/m की वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर इसमें क्या हो गया, बड़ा हो गया, उसमें डिनोमिनेटर क्या था, छोटा था। दैट्स वाई अगर वहां पे डिनोमिनेटर छोटा था तो उस कंडीशन में उसके लिए जो हमारे पास ये वैल्यू बनी, ये वैल्यू क्या बनी, बड़ी बन गई E/m की, और यहां पे E/m की वैल्यू क्या बनी, छोटी बनी। तो ये था बेटा हमारे पास जो एनोड रेज है, उस एनोड रेज के बारे में उसकी डिस्कवरी कैसे हुई और वहां पे चार्ज कैसा बना, ठीक है। और वहां पे जो हमारे पास ई गोल्डस्टीन थे, उन्होंने कैसे करके इसके बारे में डिस्कशन किया या कैसे करके इसको एक्सप्लेन किया। मतलब यहां से कंक्लूजन ये निकाला गया
कि भाई जो एनोड रेज होती हैं, इन एनोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या करती हैं? बेंड करती हैं। बहुत क्लियर है बेटा? यस एंड नो? जस्ट फ्रॉम दिस वन वी हैव डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब ध्यान देंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी तो हो गई। प्रोटॉन के बारे में अगर मैं एक इसका लास्ट का पॉइंट लिख दूं कि यहां से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द अबव वी कैन सी दैट वी कैन डिफाइन प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है और प्रोटॉन को कैसे करके सिंबलाइज करते हैं। यहां लिखूंगा मैं, फ्रॉम द अबव we can define proton which has charge equal to 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulomb and has mass 1.672 into 10 raised to power minus 27 kg, which is equal to that of hydrogen। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे, जो किसके बराबर आता है? हाइड्रोजन के बराबर आता है। इसीलिए हम जब प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन को जब सिंबलाइज करने की बात करते हैं, तो प्रोटॉन को हम कैसे करके सिंबलाइज करते हैं बेटा? 1H1 के द्वारा इसे क्या किया जाता है? सिंबलाइज किया जाता है। तो ये था बेटा हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी। नाउ लेट अस मूव। अब हमारे पास कंसेप्ट आता है अगला कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में कैसे करके पता चला? यहां कंसेप्ट आता है कि 1909, ठीक है, 1909 में रदरफोर्ड मॉडल आया, और रदरफोर्ड मॉडल से पहले थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या हुआ कि उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कंसेप्ट दिया, और न्यूक्लियस के बारे में जब कंसेप्ट दिया तो ये देखा गया कि जो न्यूक्लियस का मास है, वो मास जो प्रोटॉन का मास था उसके बराबर नहीं था। क्योंकि पहले जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो ये देखा गया कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने आइडिया दिया, लेकिन उसका जो मास निकला, वो मास क्या था? वो प्रोटॉन के मास के बराबर नहीं था। इसलिए साइंटिस्ट के दिमाग में एक नया कंसेप्ट आया कि भाई ऐसा क्या है, अगर प्रोटॉन का जो मास है वो न्यूक्लियस के मास के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब 101% ऐसा है कि जो एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर एक फंडामेंटल पार्टिकल कोई और भी है। और वो जो फंडामेंटल पार्टिकल था, देखो 1886 में जाकर के वहां तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और 1932 में 1932 में जाकर के न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ऐसा नहीं हो रहा कि इमीडिएट हमने एक क्या कहते हैं कि मॉडल कंप्लीट किया या एक डिस्कवरी कंप्लीट हुई और उसके बाद इमीडिएट दूसरी डिस्कवरी आ गई, ऐसा नहीं हुआ। इसमें टाइम लगा इसे कंप्लीट होने में, कई साल लग गए, 100 साल लग गए, मान लो है 90 साल लग गए, 80 साल लग गए। तो नया जो कंसेप्ट आया, दिस वन डिस्कवरी ऑफ, वो आया हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सो लेट अस मूव। वी हैव डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो 1932 में चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया। कैसे करके किया, ये भी बहुत मजेदार कंसेप्ट है कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम का जो न्यूक्लियस है 49 से लिखा जाता है। बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं 2He4 के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। तो बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया गया, अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया गया बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर, और वहां से व्हाट ही ऑब्जर्व कि एक कार्बन निकला और दूसरा यहां से न्यूट्रॉन निकला। न्यूट्रॉन जो है 0 हो गया और 1 हो गया। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए जहां पे चार्ज होता है वहां 0 लिख दिया। याद रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को -1 E0, ये इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट किया।
अगर मैं बोलूं कि प्रोटॉन की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में, अगर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करना तो 1h1 के द्वारा हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो आप न्यूट्रॉन को कैसे लिखेंगे, ये n हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं। यहां 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, यहां 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन अपने आप में कैसा है, न्यूट्रल है। तो ध्यान देंगे, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं बेटा, तो ये अपने आप में कैसे रिएक्शन है, दिस वन न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन यहां पे बताता हूं कि जैसे मान लो ये मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है और यहां से मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शन जो है दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये अपने आप में कैसे रिएक्शन है भाई, ये केमिकल रिएक्शन है। यहां केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहां न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं हो रहा। यहां मैग्नीशियम यहां भी है तो प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम है, लेकिन यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पे बिल्कुल क्या हो गया कि जो हमारे पास ये बेरिलियम था इसका न्यूक्लियस ही चेंज हो गया, और बेरिलियम किसमें चेंज हो गया, कार्बन में चेंज हो गया। दैट्स वाई ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शंस को नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के नाम से ये जाने जाती हैं। और ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, ठीक है, इनमें क्या हो गया, न्यूक्लियस के अंदर चेंज आया, यहां से बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल का, दिस वन अल्फा पार्टिकल, ठीक है बेटा, और यहां से जो चीज बाहर निकली इसका नाम क्या था, दिस वन न्यूट्रॉन। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का जो मास है, अगर मैं आपको ये बोलूं तो न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मैं प्रोटॉन के मास की बात करूं तो हम कितना लिखते हैं, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, लेकिन यहां लिखा जाता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसलिए न्यूट्रॉन का मास क्या बोलते हैं, इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। लेकिन ये अपने आप में कैसा है, न्यूट्रल है। ये फंडामेंटल पार्टिकल कैसा है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी क्या नहीं है, चार्ज नहीं है। तो ये था बेटा हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। या अगर मैं यहां से लिखूं फ्रॉम द अबव, अगर मैं बोलूं तो फ्रॉम द अबव वी कैन डिफाइन न्यूट्रॉन which has no charge but its mass is 1.675 into 10⁻⁻27 kg। और यहां भी लिखा जाता है which is equal to the हाइड्रोजन। गॉट द कंसेप्ट बेटा, यस एंड नो। तो ये हमारे पास क्या आया, दिस इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब मैं यहां पे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं बेटा, उन फंडामेंटल पार्टिकल का चार्ज हो गया, मास हो गया, ठीक है, वो थोड़ा यहां पे लिखता हूं, सिंबलाइज कैसे करते हैं तो ध्यान देंगे। यहां बेटा हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिस वन फंडामेंटल पार्टिकल्स। यहां मैंने लिखा दिस वन इलेक्ट्रॉन, यहां लिख दिया प्रोटॉन, यहां लिख दिया न्यूट्रॉन, और यहां लिखेंगे सिंबल, कैसे करके इसको सिंबलाइज किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को -1 और E0, ठीक है, प्रोटॉन को 1H1, न्यूट्रॉन को 0N और E1, ऐसे करके सिंबलाइज किया। इसके बाद अगर मान लो चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज यहां पे कितना आया, दिस वन -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां कितना आया, +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां चार्ज कितना आया, 0 आ गया। अगर यहां मास की बात करें तो यहां लिखा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg हो गया। यहां लिखा 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg हो गया। यहां लिखा 1.672 2 के बजाय 5 इंटू 10⁻⁻27 kg हो गया।
तो ये बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, इनके ऊपर कितना कितना चार्ज बना, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। होप सो गुड बेटा। आपको अब जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन था, चाहे वो प्रोटॉन था, चाहे वो न्यूट्रॉन था, इनकी डिस्कवरी को मैंने कोशिश की है आप बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से बताने की। होप सो गुड, आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे का जो कंसेप्ट बनेगा, जो एटॉमिक मॉडल्स आएंगे, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी बनेगी, और जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल हो गया या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो गया, बोहर एटॉमिक मॉडल हो गया, 1 by 1 जो अगला वीडियो में आपको सेंड करूंगा उसमें, ठीक है बेटा, वो उसमें बना के दूंगा। होप सो गुड, आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।